चलो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आज आपकी पहली क्लास है कैफ 2 की। और कैफ 2 का अब नाम क्या है? हाँ, देख रहा है, गुड। टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लाइंसेस। चलें, स्टार्ट करने से पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है भाई। टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लाइंस का पिछला नाम क्या था? टैक्स प्रैक्टिसेस। ओके, ऐसा ही था। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ओल्ड और न्यू नेम आईकेप ने चेंज किया, क्यों? कुछ तो वजह होगी। कल तक मेरा नाम क्या था? वही आज भी है यार। मैंने अपने नाम के साथ सरदार तारिक तो नहीं ऐड कर दिया कि नाम तब्दील हो गया। तो सबसे पहले बेटा, मैं स्टार्ट करने से पहले आज आपको चंद चीज़ें सिखाऊंगा, प्रिलिमिनरी चंद, और फौरी से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इसीलिए पेपर निकालें, किताबें निकालें, जल्दी से हमने काम करना है। सबसे पहली बात, जो टैक्स कैफ 2 इस दफ़ा है और जो कैफ 2 टैक्स लास्ट टाइम था, उसमें नाम की तब्दीली हो चुकी है। ठीक है ना, बच्चा बिगड़ चुका है। पहले इसका नाम क्या था? टैक्स प्रैक्टिसेस, ऑलराइट। और अब इसका नाम क्या है? टैक्सेशन, बताओ, टैक्सेशन प्रिंसिपल्स। एंड ये कहाँ से आ गया भाई? कंप्लायंस। और फिर आपको आज नहीं, स्टार्ट में ही ना, टीचर आते ही अगर सिर्फ सिलेबस और इस किस्म की बातें करेगा तो सब्जेक्ट से भी नफरत हो जाएगी, टीचर तो बहुत बोरिंग लगेगा। इसीलिए भाई, मैं ना खुद बोरिंग हूँ ना मेरा सब्जेक्ट बोरिंग है। तो मैं आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस सब्जेक्ट की कंटेंट का देने वाला हूँ तीसरी क्लास में। सर तीसरी क्लास क्यों, पहली क्लास क्यों नहीं? थोड़ा 2 क्लासेस में सब्जेक्ट से थोड़ा प्यार तो करा लूँ आपको, हाँ, सब्जेक्ट का थोड़ा सा फ्लेवर तो दिला दूँ आपको। फिर आऊँगा इस चीज़ पे कि इस सब्जेक्ट में पिछले सब्जेक्ट से फ़र्क क्या है, क्या चीज़ें चेंज हुई और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब की बार आपको डिफरेंट वे में करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आज के लिए हल्का सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम आगे जाएंगे। सेट है बेटा? ऑनलाइन सही है, स्ट्रेटजी सही है भाई? कुछ पढ़ तो जाएँ आज, या एवं गपशप करके चले जाएँ? नहीं ना, या गपशप करने का प्रोग्राम है तुम लोगों का? बोलो, गपशप का प्रोग्राम है? किसका प्रोग्राम है? लानत उसकी शक्ल पे। ओ भाई, गपशप करने का दौर अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपको पता है टैक्स का जो सब्जेक्ट है अब हो चुका है पहले से भी मुश्किल। लास्ट टाइम मैंने पहले दिन कहा था कि देखो, उससे प्रीवियस 2 अटेम्प्ट मैंने कहा था पेपर हो गया था न्यूमेरिकल, क्योंकि टैक्स प्रैक्टिस था ना, तो 90-95% न्यूमेरिकल हो चुका था। अब लास्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पेपर मुश्किल होने जा रहा है, और वही हुआ। और आज मैं तुम्हें बताता हूं कि कैफ 2 तुम्हारा ग्रुप 1 का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बन जाएगा तुम्हारे लिए। एंड पे तुम रो रहे होगे कि सर कोई मैजिक वॉन्ड निकालें और हमें इस टाइम में तैयारी करवा दें, अगर तुम आज की बात मेरी नहीं सुनोगे तो। क्यों सर जी? ये जो सब्जेक्ट है ना, अब बन चुका है एक नाइटमेयर आपके लिए। नाइटमेयर पता है क्या है? क्यों नाइटमेयर बन चुका है? जब तक वो न्यूमेरिकल था तो सीए के बच्चे के लिए इजी था। लास्ट अटेम्प्ट उठा के देखो, मैंने कहा था मुश्किल होगा। पता है कैसे होगा? सर जी तीसरी क्लास में आना, आज तो मैं पढ़ाने के मूड में हूँ और पढ़ाऊँगा ही। तीसरी क्लास इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बेस बना दूंगा तो मेरी बातें बेहतर समझ आएंगी। उस वक्त आपको थोड़ा बेस बनाने दो आज और कल, ताकि फिर तीसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को अब आपको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। क्यों सीरियस लेना पड़ेगा? उसके लिए मैं आपको आज ही बता देता हूँ, तुम्हें सब्र नहीं करना, आज ही अभी बता देता हूँ कि क्यों प्रॉब्लम है। सर जी इसके लिए अब आपको सबसे पहले जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था ना, तो क्या होता था उसमें सवाल प्रैक्टिकली बनता था। ओके, प्रैक्टिकली कैसे बनता था सवाल? प्रैक्टिकली पहले आता था सिर्फ नंबर्स में, ठीक है? क्यों? सवाल बन रहा था न्यूमेरिकल्स का। ओके, तो इजी है। न्यूमेरिकल तो भाई चीते, सीए का बच्चा मतलब न्यूमेरिकल, आंखें बंद करके उसे काम करा लो, कर लेगा।
मगर आपको पता है अब क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है प्रिंसिपल, यानी सर जी क्या पूछेगा, थ्योरी, और क्या कह रहा है, कंप्लायंस। क्या मतलब सर जी, अब आने वाला है प्रैक्टिकल का एक नया एंगल, और नया एंगल पता है क्या है, केस एप्लीकेशंस, केस प्रॉब्लम्स। और यहाँ आके केस प्रॉब्लम में मैं बता रहा हूँ तुम्हारा एग्जामिनर कौन होता है, इसका अब्बा। ये हमारी प्रोफेशनल बुक है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। कभी कभी गुस्से में आते हैं ना, एक दूसरे को मार भी देते हैं और दफ्तर में मारूंगा, वो कहते नहीं यार जो बोलेगा मैं करूँगा, ये नहीं मार। ये 2 वॉल्यूम की बुक है प्रोफेशनली, ये है बेरेक्ट जो यूज़ होती है। भाई इसका अब्बा है, कहाँ से कौन से लफ्ज़ से केस बनाएगा कैसे पता चलेगा तुझे, ठीक है। इसीलिए आपको सिर्फ मैंने अब क्या करना है, सिर्फ मैंने न्यूमेरिकल ही नहीं बल्कि इन केस प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं ये भी सिखाना है। और अब आपकी मेहनत हो चुकी है बेटा इस सब्जेक्ट के लिए डबल। क्यों डबल मेहनत हो चुकी है कि ना सिर्फ हमने सब्जेक्ट को क्लियर कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। ये क्यों ज़रूरी है क्लियर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सवाल हमें नहीं पता क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, नहीं पता ना। तो अंडरस्टैंडिंग से डेवलप करेंगे ना, सब्जेक्ट को समझेंगे, क्लैरिटी के साथ समझेंगे सब्जेक्ट को, तो पूछने दो। और फिर लिखने के लिए अब पहली दफ़ा टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है क्या सर जी, ड्राफ्टिंग स्किल्स। तो क्या इससे पहले टेक्स्ट में केफ 2 में ड्राफ्टिंग नहीं चाहिए थी? नहीं, इससे पहले ड्राफ्टिंग स्किल्स हमारे लिए रेलेवेंट नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई? क्योंकि इससे पहले सवाल यूँ बनता था, यहाँ तो सवाल बनता था नंबर्स में कोई ड्राफ्टिंग नहीं चाहिए, या बनता था थ्योरी में, तो थ्योरी में बच्चा क्या लिख के आता था, रट्टा, जो याद है वो लिख लिया, हो गया पेपर पास। अब ड्राफ्टिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? जब एक तरफ आपका कोई प्रोविजन ऑफ लॉ हो, दूसरी तरफ कोई केस हो, तो क्या करना पड़ता है, उसको अप्लाई करके लीगल रीजनिंग करके नतीजा निकालना पड़ता है, नंबर मिलते हैं इसके। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को अब हमें 2 लेवल पे पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम डे 1। नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सब्जेक्ट की। और वो मेरा काम है, तुमने सिर्फ क्या करना है, अटेंटिवली आना है। क्लास में बोर हो जाओ, मैं कोई ना कोई डांस स्टेप दिखा दूंगा, है? कोई गाना गा लूँगा, कोई गोलाटी खा लूँगा, बोर नहीं होगे इस सब्जेक्ट में आप। बल्कि हमेशा मैं डेयर देता हूँ, और तुम्हें भी वो डेयर दे रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको डेयर देता हूँ नॉट टू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, नॉट टू फॉल इन लव विद दिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें बोरियत आपकी बुक की वजह से होती है, बोरियत आपके टीचर की वजह से होती है। ना मेरी बुक बोरिंग है, ना मैं बोरिंग हूँ, बल्कि आपको और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने आपको वो, अगर आपने देखा है मेरा वो जो मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, क्या क्यूमिस टेक्नोलॉजी, और मजाक नहीं कर रहा, इसे टेक्नोलॉजी, यस, आप हैरान हो जाओगे इस टेक्नोलॉजी को। मैं तो अभी आज एक किसी फर्म का पार्टनर था, उसको ऐसे ही देखा, भाईजान ये देखो तारिक तीनों की इन्वेंशन, हैरान रह गया, यार कहाँ से आइडिया लाए हो, कहाँ से आइडिया लाए हो। मैंने कहा यार भाई, हम जब काम करते हैं ना, बच्चों के हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स में मैसेजेस का जवाब दे दे के अब मुझे पता है ये मुंह खोलेगा, ये सवाल पूछेगा, ग्लास बॉटल टूटी, उसका इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे पता है, तू मुंह खोलेगा पता है। तो भाई पहले से मैं बना लूँ ना आपके लिए, ताकि एक ही वक्त में सब मुझसे सवाल पूछें और मैं सबको जवाब दूँ। और हकीकत में मुर्शिद के सामने, मुर्शिद समझ गए? नहीं पता, नए बच्चों को नहीं पता होगा मुर्शिद कौन होता है। मुर्शिद भाई मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ, तो मुर्शिद के सामने हम खिदमत कर रहे होंगे, हाँ भाई घर पे बैठे होंगे और क्या करेंगे, झाड़ू दे रहे होंगे, घर के काम करेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कमिश्नर बनने से क्या इज्जत बढ़ती है? भाई कमिश्नर बनने से ऑफिस में इज्जत है, अल्हम्दुलिल्लाह, टैक्स कमिश्नर हूँ, ओके, दरवाज़ा भी नहीं खोलता, भाई लोग हैं ना भाई के लिए। और घर आके भाई क्या बर्तन धोने हैं क्या, भाई ये तुम लोगों का भी नसीब यही है, कोई तुम भी कोई 30 मार खान नहीं बनोगे, बन जाना CFO, बन जाना CEO, देखेंगे बेटा तुम भी, हाँ ये सबका नसीब है, सब लड़कों का नसीब यही है। चलो, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, इस सब्जेक्ट को समझना, अब की बार समझना। और इसमें हमें जो मेहनत करनी है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी नहीं होगी, जो रटे की बेसिस पे जाएगा ना,
वो मैं 30% सवाल नहीं कर पाएगा सही तरीके से, क्योंकि उसको समझ तो है, अंडरस्टैंडिंग तो है, मगर अगर उसने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की तब भी फंसेगा। तो आपको या तो मैं क्या करूं, मैं आपको रट्टा लगवा के भेजूं। भाई रट्टे लगने के, इसका मतलब 3 किस्म के सवाल आएंगे इस दफ़ा, 3 किस्म के सवाल होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको सिलेबस भी डिस्कस करूंगा तुम्हारे सामने। जब तुम्हारे सामने सिलेबस रखूंगा तो पिछले सिलेबस से मुख्तलिफ है। ना सिर्फ ये चेंजेस इस आईकेप की चेंज ऑफ स्कीम की वजह से आई हैं, बल्कि ये चेंजेस पिछले साल जो अमेंडमेंट्स हुई, पिछले साल का मतलब ये जो लास्ट अमेंडमेंट्स हुई थी जून में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पिछला साल, उसमें तो वो अभी एप्लीकेबल बन चुकी है आपके अटेम्प्ट में। तो आप में से हर बच्चे को ये समझना ज़रूरी है कि जो सवाल जिसके लिए अब आप जाएंगे केफ 2 में, एक तो होगा नंबर्स का यानी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स की नंबर अराउंड होगी 50। ये मेरा एस्टीमेट है, आखिर में आके निकाल नहीं लेना सर ये ले आपने तो 50 बोला था। ओ भाई प्रोफेशनल जजमेंट है, आगे आईकेप है, प्रोफेशनल जजमेंट में क्यों लगा रहा हूँ भाई। अगर मगर एबिलिटी इतनी होगी तुम्हारी इंशाल्लाह कि 50 नहीं 80 भी आ गया तो कर लोगे। आपको मैं बता रहा हूँ आपकी एबिलिटी जो है ना वो डेवलप मैंने इस तरह करनी है कि इसको एक नहीं 2 एफर्ट से पढ़ाऊंगा, 2 एफर्ट। दूसरी एफर्ट क्या है सर जी? दूसरी एफर्ट है जिसको आप थ्योरी कहते हो, मगर वो थ्योरी होती नहीं है। इसके अंदर आएगा केस प्रॉब्लम्स सिचुएशंस आएंगी, और दूसरा आएगा प्योर थ्योरी जिसमें आपको सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इजीएस्ट होगा क्योंकि रट्टा लगा के तुम कर सकते हो। ये तुम्हें ओके लगेगा क्योंकि तुम सीए के स्टूडेंट हो, नंबर्स के साथ इजी हो, मारे जाओगे इसमें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। अब प्रैक्टिस कराने के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, एक तो यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, एक तो यहाँ प्रैक्टिस चाहिए। और इस प्रैक्टिस करने के लिए मुझे टाइम भी तो रिलीज करना है ना, कि कोर्स एक है, तुम सिर्फ केफ 2 ही तो नहीं पढ़ रहे होगे, और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना तुमने। तो बेटा मैं आपको इसीलिए बहुत इस पे एफर्ट करूंगा इस दफ़ा। नई चीज़ें कौन सी लाया हूँ, सबसे पहले सबको बताएं वो जो QMS सिस्टम है आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आपको ये एक मटेरियल है मेरा, मैं अभी इसको रिलीज इसलिए नहीं कर रहा, वेटिंग फॉर आईकेप बुक, क्योंकि आईकेप पर भी बुक से पेपर बनाता है तो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, सिलेबस उन्होंने दे दिया, मुझे पता है सेक्शंस कौन से हैं, टॉपिक मुझे पता है कौन से आईकेप इसमें लाया है, मगर कंटेंट क्या लाएगा, उनके किस लेवल पे आएगा वो मैं देखना चाहता हूँ बुक में। फिर मैं आपको रिलीज करूँगा ये मेरी मास्टर शीट्स। इस मास्टर शीट में आपके पास क्या आएगा, सारे का सारा बुक है, एवरी टॉपिक के साथ एक नंबर होगा, एक कोड होगा। आप जब घर में पढ़ोगे आपके पास ये मेरा सिस्टम होगा QMS, जो चीज़ भूल चुके होगे वापस जाके सारे लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। ढूंढ ढूंढ के मर जाते हो, टॉपिक नहीं मिलता कि सर ने कौन से टॉपिक में पढ़ाया था। अब ज़रूरत नहीं है इस काम करने की। खोलोगे QMS, नंबर उसका लिखोगे, यहाँ लिखा है TM28। व्हाट इज़ TM? T इज़ फॉर टेक्स्ट, M इज़ फॉर मास्टर शीट्स। टेक्स्ट मास्टर शीट में 28 कोड है। जैसे TM26 लिखोगे, 28 लिखोगे, 26 लिखोगे, वो आपके पास वही वॉइस नोट आएगा जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँगा। भाई इस जगह पे ये चीज़ 5 चीज़ें हैं और मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा छोटे छोटे वॉइस नोट्स में। इंटायर कोर्स की कवरेज इस तरह आपको मिल रही होगी थ्रू वॉइस नोट्स, और यही काम हम कर रहे होंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ये पास्ट पेपर्स। एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन हैज़ बिन नंबर्ड, और आपको ये फिर आपको मिल जाएगी एक बुक PDF में, आपको प्रिंट करना होगा, प्रिंट करा के दे देंगे पास पेपर्स। हर ट्रांजैक्शन जो नहीं समझ आ रही जाओ और जाके इसमें लगाओ उसका नंबर। यहाँ पे कोड क्या होगा, TP108। TP क्या है, टेक्स्ट पास्ट पेपर्स, 108 उसका कोड है, और एग्जैक्ट वो ट्रांजैक्शन तुम्हें मिल जाएगी। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, मेरे लिए टाइम बच जाएगा। जो हज़ारों की नंबर में वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करने थे वो मैंने पहले कर लिए ताकि टाइम बचाऊं, और उस टाइम को यूटिलाइज कहाँ करूं बेटा, कहाँ यूटिलाइज करूं, इस पेपर की अब जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट तुम्हारे सामने है। क्या है तुम्हारे सामने भाई, नया एरिया चाहिए। अब सुनो, अगर ये 50% है और ये मिलके 50% है तो इस रिमेनिंग 50% को कर ही नहीं पाओगे जब तक कि चीज़ें याद नहीं होंगी। चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, आपके जो केस स्टडीज़ हैं उसके लिए कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी ना। अंडरस्टैंडिंग होगी तो याद करोगे ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मेरा काम है। मगर मुझे एक बात बताओ, क्या अब ये स्ट्रेटजी रखूं कि पहले मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊं और एंड पे आके मैं छोड़ दूं, ताकि एंड पे आके तुम एक साथ सारा क्रेम करो, कर सकोगे?
30% की कंटेंट अगर है ना नंबर वाइज, तो पता है बुक वाइज उसकी कंटेंट कितनी होती है? बुक वाइज उसकी कंटेंट 45% होती है। इतने पेजेस होते हैं। चलो मास्टर शीट में मैंने उसको कर दिया कंसाइज। तब भी अगर तुम्हारे पास थ्योरी वाले चैप्टर्स, अब आपको पता है क्यों सवाल जरूर बनाएगा, नाम से नहीं, मैं आपको कंटेंट से दिखाऊंगा अभी कि आईकेप का सिलेबस आज का कंपेयर टू लास्ट स्कीम के, अभी मैं कंपेयर करके दिखाता हूं। तो उसने सेगमेंट अलग बना दिया है किसे? कंप्लायंस को, और उसमें थ्योरी के वो टॉपिक दे दिए। इसका मतलब लाजमन सवाल बनेगा उस पर, क्योंकि सेगमेंट अलग हो गया है। वो सवाल तो बनेगा, 15 नंबर का सवाल बनेगा। कैसे बनाता है? केस स्टडी। तो हमें क्या करना चाहिए? एंड पे छोड़े या शुरू से करें? बताओ क्या करना चाहिए? आज से अगर मैं तुम्हें 2 स्किल सिखाऊं या 1 सिखाऊं? पहले 1 सिखाते थे ना, क्योंकि 90% न्यूमेरिकल आ रहा है। अब कितने सिखाने पड़ेंगे? 2। क्यों? थ्योरी को भी डे 1 से हमें टाइम देना पड़ेगा। राइट के रॉन्ग? तो आपकी बेटा क्लासेस कुछ यूं जाएंगी कि आपको सबसे पहले हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने लास्ट टाइम बोला था और मुझे बड़ी खुशी हुई जब रात को मैं पूरी रात जागता हूं, ठीक है, चांद रात, पता चल गया होगा आपको कि कितना टाइम मिलता है। उस वक्त एक बच्चे ने कहा कि सर आपने अपना वादा पूरा किया, आपने कहा था कि मुझसे ज़्यादा मेहनत करके दिखाओ, और मैं तुम्हें भी ये बोल रहा हूँ बेटा मुझसे ज़्यादा तुम मेहनत करके दिखाना। इसके F2 में तुम भी मेहनत करोगे अपने लिए, मगर मैं भी मेहनत करूँगा तुम्हारे लिए। एवरी सिंगल बच्चे को बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँगा जितनी तुम खुद भी नहीं करते। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मुझसे ज़्यादा मेहनत करके दिखाना, करके दिखाओ मुझे ज़्यादा। क्यों भाई? जितना मैंने काम अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है ना इस वक्त इस सब्जेक्ट पे, और जो एंटिसिपेशन होती है ना उसमें जो काम कर लिया है ना, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करते करते बाकी सबको उतना टाइम तो लगेगा ना जितना मुझे लगा। मुझे कितना लगा टाइम? 1.5 साल। ये 1.5 साल पुराना आइडिया है बेटा, इसको रिफाइन करते 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 ये सक्सेसफुल। इस वक्त ये टेक्नोलॉजी मेरे पास एक्सेस है, ठीक है, ये मेरे पास आ चुकी है। ये नहीं है कि मैं कोई आपको, पहली दफ़ा जब मैंने इसको कंसीव किया था तो मैंने आइडिया फ्लोट कर दिया था, मगर मुझे बाद में एहसास हुआ कि भाई जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है QMS की, और जितना इस पे काम है ना, जितना बड़ा इस पे काम है, तो वो तो भाई एक नहीं 3-3 कंपनी से कराना पड़ा जान के। और जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपको जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं नॉमिनल, अब नॉमिनल मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हें फील भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इसकी सस्टेनेबिलिटी चाहता हूँ बेटा, ताकि तुम्हें फ्यूचर में भी काम आए। जब तुम फाइनल में आओ ना, तो ये फाइनल में भी तुम्हें टेक्नोलॉजी मिल रही हो। ये मैंने अपनी ज़ात के लिए, STD सॉल्यूशंस के लिए और तुम बच्चों के लिए जो काम किया है ना बेटा, इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ। तो रजिस्टर्ड बच्चे को इसकी कॉस्ट का टेंशन नहीं लेना। हाँ, जो अनरजिस्टर्ड होंगे एंड पे आएंगे कि सर हमें भी दे, मैं उनसे कहूँगा अच्छा दे, फिर इसकी फ़ी क्यों मुफ्त में दूँ? क्योंकि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस तो पढ़ाता हूँ ना, और बिजनेस पढ़ाता हूँ तो बिजनेस करना भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ, बिजनेस जब तुमने ITB पढ़ा था तो बिजनेस कौन से होते हैं? फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। तो बिजनेस के लिए पहली चीज़ क्या है? सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइवल। ओके, तो भाई ऐसे नहीं होगा कि एंड पे तुम कहो जैसे सर फ्री में आप चीज़ें, हाँ फ्री में मैं हूँ, मैं फ्री में हूँ, मैं फ्री में हूँ, मेरा सिस्टम फ्री में नहीं होगा। फिर उस वक्त इसकी फ़ी होगी और वो मार्केट होगा, वो हम देख लेंगे कि क्या उस बच्चे से चार्ज करें। मगर इसलिए बता रहा हूँ डे 1 से कि उस वक्त ताने नहीं देना मुझे, मैं भी वापस ताने मारूंगा फिर, ठीक है? क्योंकि मैं आज ये बात कर रहा हूँ, ताने क्यों नहीं मारूँ यार? बीवी इतने ताने मारती है तो मैं भी तो कुछ तो ताने तुम लोगों को मारूंगा ना। तो कहने का मकसद क्या है बेटा? टेक दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली, बिकॉज आई हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली ऑलवेज। इस दफ़ा लास्ट टाइम से भी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो 2 स्किल पे काम करना है ना, वो साइमल्टेनियस होगा। साइमल्टेनियस होगा ना, डे 1 से होगा, ताकि बेटा एंड पे तुम इतने इनेबल हो जाओ कि न्यूमेरिकल भी कर सको और थ्योरी के केस प्रॉब्लम भी कर सको। तो ज़रूरी है, इसके लिए हम डे 1 से जाएंगे। तो हम इनिशियली क्या करेंगे बेटा, हम थोड़ा सा अभी सिलेबस को भी मैं रिव्यू करा देता हूं तुम लोगों को बेटा। अगर स्क्रीन क्लियर है बेटा ऑनलाइन वालों? मास्टर शीट्स बिल्कुल बेटा, आईकेप की बुक तो आने दो, तो मास्टर शीट में अपडेटेड रिलीज कर दूंगा। मैंने अपडेट कर दी है मास्टर शीट, मगर रिलीज करने से पहले बुक तो देखूं, क्योंकि बुक में पता है कोने में एक चीज़ आती है ना, उसमें सवाल बना देता है वो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बुक के बाद रिलीज़ करूँगा इसको, ठीक है? मतलब ऐसे नहीं है कि आपको देर हो जाएगी। अपडेटेड मास्टर शीट, जब तक मास्टर शीट नंबर 1 मिल जाएगी आपको, 2 मिल जाएगी, 3, बट एज अ बुक इसको कब रिलीज़ करूँगा? आईकेप की बुक तो आए उसके हिसाब से, ठीक है? अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक चीज़ देखो, फिर पढ़ाना शुरू करूँगा। याद रखना,
फोरी से शुरू करूंगा और थोड़ा सा मुझे आज कुछ चीज़ें कवर करनी है ताकि कल की क्लास फिर उसके बाद मैं सिर्फ एक सिलेबस को आपको बताता हूं कि लेट सपोज कि एजुकेशन स्कीम 2025 में मैं कंपैरिजन आपको दूंगा तीसरी क्लास में, एक डिटेल्ड आपको तीसरी क्लास में एवरीथिंग को कवर करके दूंगा। तीसरी में इसलिए बोल रहा हूं बेटा, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा दे दूं सब्जेक्ट के हवाले से, थोड़ा पढ़ लो, बेहतर आपके पेपर आपका और बेहतर तरीके से जाएगा अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे। ठीक है, लेट मी सी के केफ 2 के सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हुई हैं उन चेंजेस में जो पॉइंट मैंने अभी आपको हाईलाइट किया है वो शो करना चाहता हूं। बस पॉइंट मैंने क्या हाईलाइट किया कि अब आपके पास जो सवालात बनेंगे उन क्वेश्चंस में आप देखोगे कि सवालात में केस प्रॉब्लम्स आएंगे। आईकेप ने 2-3 डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए थे इस वजह से, और वो अवेलेबल हैं सारे के सारे स्कीम में आईकेप की वेबसाइट पे। तो मुझे इसका अपडेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको मुझे सिर्फ देखने दें। आई होप कि ये यस यही है। अच्छा, अब ज़रा देखो बेटा, केफ 2 का सिलेबस देख लो और फिर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना आपको। ये स्कीम में आपके पास जो अभी देखोगे पहले 3 पार्ट हुआ करते थे, ABC। ओके, 3 पार्ट्स होते थे केफ 2 के, ABC। पार्ट ए इंट्रोडक्शन होता था जिसके अंदर 3 टॉपिक्स थे और वो आज भी मौजूद हैं, मगर उसके कुछ टॉपिक्स कम हुए हैं, कुछ चीज़ें आईकेप ने हटाई हैं। एग्जैक्ट आपको पता करना जो नए बच्चे हैं उनको ज़रूरी नहीं है, मगर जो बच्चे अगर दोबारा इस अटैम्प्ट को दे रहे हैं तो उनके लिए रेलिवेंट होगा, तो उन बच्चों के लिए मैं इसको डिटेल में जाऊँगा। ये ज़रा एक दफ़ा देख लें आप। सबसे पहले वेटेज देखें कि क्या चेंजेस हुई हैं। ये देखो बेटा, मेरी बात का सबूत ये आपके सामने है। इसमें देखें सिलेबस रेफरेंस ABC नहीं है, अब D तक गया है। उसका मतलब एक उसने सेगमेंट बढ़ाया। कौन सा सेगमेंट बढ़ाया? पहले इनकम टैक्स सिर्फ 1 हुआ करता था, अब इनकम टैक्स 2 हो गए हैं। इसका मतलब कंपोनेंट B पे भी सवाल बनेगा और कंपोनेंट C पे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब C देखो क्या है, ये वो चीज़ है बेटा जिसको मैंने क्या कहा था, ये है थ्योरी। जो कौन सी थ्योरी सर? ये वो थ्योरी है जिसपे केस प्रॉब्लम बनेगा। तो ड्राफ्टिंग स्किल होना अब ज्यादा जरूरी है। अब ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, लिख सको, नतीजा निकाल सको, लीगल रीजनिंग कर सको कि ये बात गलत है या सही है। सही है तो किस लीगल रीजन की। ड्राफ्टिंग अब बन चुका है रेलेवेंट फॉर केफ 2। ठीक है भाई, मिल गया सबूत, मौजूद है सामने, पहले से नहीं था। पहले होता था जी नंबर 1 ये ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं, कोई चेंज नहीं है। हाँ, कुछ इसमें से छोटे छोटे सेगमेंट्स उसने हटाए हैं तो थोड़ा सिलेबस कम किया है। सेकंड इनकम टैक्स सेम, मगर इसमें कुछ नहीं चेंज किए। इधर वो ये तीसरी क्लास की बात होगी, आज नहीं है कि कौन सी नए टॉपिक से हुए, और फिर सेल्स टैक्स है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इनकम टैक्स का क्यूमुलेटिव कितना है? इनकम टैक्स का क्यूमुलेटिव भाई यहाँ से 50 to 60 और 10 to 15। इसका मतलब है कि अगर एवरेज लगा लें, एवरेज का मतलब यहां से मैं ले लेता हूं, सपोज कर लो 55, और यहां से मैं ले लेता हूं से 10, तो 55 और 10 65 इनकम टैक्स आ सकता है। सेल्स टैक्स 20 to 30, 2 टैक्सेस स्टडी करेंगे हम, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। ओके, और तीसरा क्या है? ये है इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं, और ये प्योर थ्योरी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सीधा थ्योरी सवाल सेगमेंट ए पे बनेगा। सीधा थ्योरी सवाल कितने नंबर तक जा सकता है भाई? 10 यहाँ पे। इधर ये भी थ्योरी से ही, कंपोनेंट C भी थ्योरी का ही है। कितने नंबर आ सकता है भाई? 15। कितने हो गए सर? 25। और सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल में आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिस, 15। कम से कम थ्योरी
अब बताओ 15 और 15 30 और 10, गारंटीड थ्योरी आएगी 40 नंबर की। मैं एंड पे छोड़ूं या शुरू से कराऊं? आप खुद बताओ क्या करूं? शुरू से कराऊं ना, ताकि याद करा दूं आपको, एंड तक जाते जाते चीजें याद हों। तो मैं इस दफा टेक्निक कर रहा हूं चेंज, मैं बिल्कुल नए तरीके से पढ़ा रहा हूं इस दफा मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले इनकम टैक्स से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। कैफ 2 अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया बेटा, स्टार्ट हो गया कैफ 2 अब तुम्हारा। तो मैं आपको बेटा कवर किस तरह करूंगा, मैं एक काम ये करता हूं कि एक तो इवनिंग क्लासेस लेता हूं और एक मॉर्निंग क्लासेस लेता हूं। मॉर्निंग क्लास एवरीडे नहीं होती। मॉर्निंग क्लास के लिए ज़रूरी क्या है, आप रिकॉर्डिंग में देखना चाहो देख सकते हो, क्योंकि उस वक्त अगर आप नहीं उठ रहे तो मैंने तो आपको क्या बोला हुआ है, मैं बच्चों को सीधा नहीं करता, खुद सीधा हो जाता हूँ। कोई ऐसी चीज़ लाता हूँ ताकि उसको सर्व कर सकूँ। अच्छा तू सोता रहे, उठेगा ना, ये देख ले, ओके ये देख ले। रात को 4 बजे मैसेज करके और सुबह को मुझे ताना मारते हो, सर जवाब नहीं दिया। अब तुम ताना नहीं मार सकोगे, अब मैं तुझे ताना मारूंगा, सवाल नहीं किया तूने, सवाल तो कर, जवाब मौजूद है तेरा बेटा। अभी तो तुम टेक्नोलॉजी को देखना किस तरीके से कैफ 2 में हम ला रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 तरीके से एफर्ट करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इनकम टैक्स स्टार्ट करके बेस बनाएंगे। बेस जैसे ही बन गया ना बेटा, मैं मॉर्निंग क्लास स्टार्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, सर जी डे 1 से हम इवनिंग्स में मेहनत करेंगे न्यूमेरिकल पे, और सर जी मॉर्निंग्स में मेहनत करेंगे थ्योरी पे। डबल मेहनत करें या ना करें, मेरे लिए आसान क्या है, एक टाइम देना। रिकॉर्डिंग एक नहीं दूंगा, डे 1 से बता रहा हूं, लाइव पढ़ाऊंगा। अनलेस के अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि सर बीमार पड़ गए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मेरे हाथ में उल्टा लटक के, मेरे तुमसे कमिटमेंट क्या है, लाइव पढ़ाऊंगा, नए लेक्चर्स, कोई पुरानी चीज़ नहीं होगी। और वैसे भी लॉ चेंज हो चुका है, क्या पुरानी चीज़ देना, टैक्स वाला तो पुरानी चीज़ दे भी नहीं सकता। और रिकॉर्डेड वर्जन अगर कोई देखना चाहेगा वो उसकी मर्जी होगी, मैं आपको लाइव कवर करा रहूंगा। तो क्या आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? करोगे मेहनत? अगर तुम मेहनत करो बेटा, एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह हम इतना, मेरी दुआ है अल्लाह से कि जो मेरी नीयत है इस वक्त और जो मेरा जज्बा है, अल्लाह उसको बरकरार रखे, मुझे इनेबल करे कि मैं आखिर में आके ना, जैसे इस दफ़ा सुकून से सोया था कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, मैंने किसी एक बच्चे को लेट डाउन नहीं किया, मैंने अपना भरपूर कोशिश की। इस दफ़ा तो मैं बहुत और सुकून से सो जाऊंगा, क्योंकि जो आधी मेहनत करनी थी वो मैंने कर दी। इधर थाउजेंड्स ऑफ वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करना मजाक नहीं है बेटा, एक एक ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करना मजाक नहीं है बेटा। अभी जो अगले लेवल पे लेके जाना है ना इस टेक्नोलॉजी को, वो उस पर काम कर रहा हूँ, और साथ में तुम्हारे पढ़ने के लिए, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए काम हो रहा है। सेट है? तो क्या आप रेडी हो? स्टार्ट करें। आपकी क्लासेस इवनिंग में ही होंगी, आपका जब बेस बन जाएगा तो मॉर्निंग क्लास शुरू हो जाएगी। ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी। थ्योरी अलग चीज़ है, न्यूमेरिकल अलग चीज़ है। आप दोनों को साथ लेके चल सकते हो या नहीं, अभी बता दो, क्योंकि अगर आप साथ लेके चलते हो तो मुझे इतना टाइम मिल जाएगा कि मैं प्रैक्टिस करा करा के मेरी इस दफ़ा कोशिश होगी कि हर उस एंगल से सवाल बना के तुमसे प्रैक्टिस कराऊं जो कि मुझे पता है कि सवाल बन सकता है। आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल बेस जिस पे सवाल बनता है ना, हर उस टॉपिक को केस प्रॉब्लम में वो ला सकता है, हर उस चीज़ पे थ्योरी का सवाल बना सकता है। अब जब उसने नाम चेंज कर दिया, कंटेंट चेंज कर दी, सेगमेंटेशन चेंज कर दी, तो क्या हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या विलिंग हैं आप? आपको पता है सिर्फ क्या करना पड़ेगा? आपको पता है आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, काम मुझे करना है, आपको सिर्फ साथ देना है बेटा। 60-40 कर लें डील, 60% मेरे पे, 40% तुम पे। डील करोगे? इज इट ए डील? डील और नो डील? डील। चले बेटा बिस्मिल्लाह, अभी स्टार्ट करें। चलो बेटा, कैफ 2 का आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर सबसे पहले आए बुनियादें पक्की करें बुनियाद पक्की कर लें, ताकि तुम्हें पता हो आने वाला सब्जेक्ट जो है
अब मुझे पता है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऐसी देनी है कि समझ आए सब्जेक्ट। और जब एग्जामिनर जो, देखिए एक मिसाल देता हूँ, तुम्हें मैं बनाना सिखा रहा हूँ, सपोज कर लो क्या यार ये गिलास ना यूं बनता है, मिट्टी से गिलास बनाने का एक मैं तरीका सिखाता हूँ। एग्जामिनर आई कैप है, दिखाता कुछ है करता कुछ है। हमें तो कभी कभी शक पड़ता है कि उसके एग्जामिनर हमारे लेक्चर देखते हैं ताकि जो हम पढ़ाएं उस पर सवाल ही ना बनाए। सवाल ऐसी चीज पे टीचर को बीट करना चाहता है, बच्चे को नहीं, वो टीचर को बीट करेगा। ऐसा एंगल ये तारिक तूने पढ़ाया तो तूने, अरे हाँ यार पढ़ाया तो था, मगर तूने सवाल जो बनाया ना यार ये तुमने सही नहीं किया। नहीं नहीं हम तो आई कैप है, हमारी तो मर्जी, दिखाएंगे कुछ करेंगे कुछ। तुम्हें दे दिया उसने प्लेट बनाना, अब तू गिलास बना के रट्टा लगा के बैठा हुआ है, अब तू सोच रहा है ये क्या किया इसने, ठीक है, और वहां पे बैठ के तू परेशान होगा। ऐसा ना हो तो मैं तुम्हें जनरल टेक्निक सिखाऊंगा, चीजें बनती कैसी हैं, चाहे गिलास बनाना हो, चाहे प्लेट बनाना हो, या किसी को बनाना हो। समझ गए? मतलब समझ जाओ, बीप बीप समझो भाई। इसका मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देनी है मैंने। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ नई चीजें सिखानी पड़ेगी जो पहले सिखाना जरूरी नहीं होता था, अब जरूरी बन चुका है। आए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले लेट्स डिफाइन व्हाट इज टैक्स। लेट्स डिफाइन व्हाट इज टैक्स। भाई टैक्स के लिए हैं 4 चीजें जरूरी, लिख लो। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? पेपर किधर है भाई, या दिल पे लिखोगे मेरी बातों को? बातें इतनी जरूरी करता हूँ, अच्छी अच्छी करता हूँ, दिल पे लिखोगे? हाँ चलो बेटा ऑनलाइन वालों लिखना शुरू करो भाई, लिखो। सबसे पहले जी टैक्स क्या है सर? टैक्स क्या है सर जी? टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? उससे पहले कोई बताएगा टैक्स क्यों है? क्यों लगाया जाता है टैक्स? ताकि मुल्क चलाया जाए, है ना, मुल्क का खर्चा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, हुकूमत चलाने के लिए पैसे चाहिए। चलें एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। किस किस के घर के सामने गली के हालात बुरे हैं? टूटा हुआ रोड सबके। अब एक काम करते हैं, आप ना इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज के सामने भी टूटा हुआ रोड, बेहतरीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुशी होती है ये देख के हालात। हाँ अब मुझे एक बात बताएं, क्या हम अगर मोहल्ले वालों से चंदा जमा करें रोड बना सकेंगे हम? नहीं, इतने पैसे ही नहीं आएंगे। चलो लोग अगर अमीर हों और पैसे दे भी दें, काम कौन कराएगा? गवर्नमेंट क्यों कराए? रोड तुम्हारा है, रोड तुम्हारा, खुद बनाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की क्यों है? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा? बताओ। मंगनी वाला कॉन्ट्रैक्ट, शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बता रहा हूं तुम लोगों को। हाँ पढ़ा होगा तुमने, बिजनेस तो हम यहाँ पढ़ोगे भाई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सिटीजन और स्टेट का। बोलो सर, सिटीजन क्या कहता है कि हुकूमत मैं तुम्हें क्या दूंगा? टैक्स, और तुम क्या दोगी? पब्लिक सर्विसेज, रोड, रास्ता, स्कूल, डिफेंस, और मोदी समझ गए? बीप बीप। वो उसको मैं, अच्छा कभी मुझसे गाली निकल जाए ना मोदी के लिए, प्लीज इंडिया के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, मोदी के लिए निकल जाए ना, तो मुझे शरई माजूर समझना। शरई माजूर पता है ना, जिससे कुछ काम हो जाए उस पर हुक्म नहीं लगा देना भाई। मैं बोल दूंगा मोदी को कुछ ना कुछ किसी न किसी दिन, ठीक है? तो भाई गवर्नमेंट जो है डिफेंस भी देगी ना। अच्छा 2 रॉकेट हमने नहीं मारे होते तो ये सलमान हमें ऐसे बुलाता? सलमान तो पता है ना, वो मोहल्ले वाला सलमान है, किंग सलमान भाई, वो MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो ऐसे ही नहीं बुलाया हमें। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए देखो ये है भाई 2 मिसाइल मारने से। ओके, तो बेटा सिटीजन जो है क्या देगा बताओ? सिटीजन टैक्स देगा, हुकूमत उसको सर्विसेज देगी, तभी हुकूमत का फर्ज है ये। इसको क्या कहते हैं बेटा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो टैक्स क्या क्यों जरूरी है? टैक्स के बगैर हुकूमतें चल नहीं सकेंगी। टैक्स इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क नहीं चल सकते, मुल्क छोड़ो सिविलाइजेशन नहीं चल सकती। अगर टैक्स नहीं होता ना तो तुम पत्ते पहन के बैठे होते, कपड़े नहीं, और मैं भी पत्ते पहन के पढ़ा रहा होता, क्योंकि हम दोनों तीनों सारे जो लोग ऑनलाइन वाले और इधर आपकी तरफ, और ये तीनों ग्रुप जो है ना, एक ग्रुप आप एक ग्रुप में और एक ग्रुप ऑनलाइन वाले हैं, ये यूं नहीं बैठे होते, जंगल में बैठे होते हम लोग, ठीक है? जंगल में हम बैठे होते पत्ते पहन के, और मैं तुम लोगों को आर्ट उस वक्त टैक्स का नहीं, मैं आपको सिखा रहा होता फ्रूट कलेक्ट कैसे करते हैं, और मैं शिकार कैसे करते हैं। और अगर जानवरों के बारे में तुम्हें बताता कि ये किस्म की निशानियां देखो तो उस जानवर से भागो क्योंकि वो तुझे खाएगा, और ये निशानियां हैं तो उसके पीछे भागो क्योंकि तुम उसको खाओगे।
ये मैं तुम्हें टेक्निक सिखा रहा होता उस वक्त, तो सिविलाइजेशन ही नहीं होती अगर ये नहीं होता तो पते पहन के पढ़े? नहीं नहीं नहीं, पते पहन के पढ़ो भाई। तो बेटा टैक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुल्क इससे चलता है। चलाएं मुल्क को या नहीं चलाएं? चलाएं मुल्क को, चलाओ बेटा। आओ, इसके 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं डेफिनेशन के। व्हाट इज टैक्स? अब टैक्स समझ रहे हैं व्हाट इज टैक्स? आओ बेटा लिखो टैक्स को क्या। टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। देखो बेटा कंपल्सरी, ये क्या है? कंपल्सरी पेमेंट। इसका मतलब इसके लिए क्या कंपोनेंट में इंपॉर्टेंट बात क्या निकली? क्या निकली इंपॉर्टेंट बात? कंपल्शन। कंपल्शन, कंपल्सरी पेमेंट। ओके। सेकंड चीज क्या है? ऐसी कंपल्सरी पेमेंट जो कि मेड बाय सर्टेन पर्सन्स, नॉट ऑल पर्सन्स। में सिटीजन भी नहीं लिख रहा, मैं बोल रहा हूं पर्सन्स यानी लीगल पर्सन। अब इसमें जरूरी नहीं कि इंसान हो, इसमें पार्टनरशिप भी हो सकती है, एओपी, जिसको हम एओपी बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इसमें कंपनी भी हो सकती है। दैट इज वाई द वर्ड इज नॉट सिटीजन, द वर्ड इज पर्सन। सर्टेन क्यों? ऑल नहीं होते, बच्चों पे टैक्स नहीं होगा क्योंकि वो इनकम नहीं कमाते। क्या ये बात दुरुस्त है? बच्चे इनकम नहीं कमाते? क्या ये बात दुरुस्त है? बच्चे इनकम नहीं कमाते? तो पीछे देखो क्या था, पीछे देखो, पीछे तो देखो, वो पीछे तो देखो, वो क्या कमाओ भाई, बच्चे ही तो ज्यादा कमा रहे हैं आजकल। आजकल ज्यादा कमाने का तरीका क्या है? टिकटॉक। हाँ भाई, बच्चे, ये पुरानी मिसालें हैं सर, नई मिसालें हैं, बच्चे ही कमा रहे हैं, बड़े तो कुछ नहीं है। तो भाई सर्टेन पर्सन्स का मतलब वो लोग जिन पे टैक्स नहीं बनता। ओके। नेक्स्ट क्या है? तीसरी चीज क्या है सर? टैक्स किसे कहते हैं? बोलो। कंपल्सरी पेमेंट। कौन सी? मेड बाय सर्टेन पर्सन्स टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट। आप में से किस किस ने ये सादत हासिल की है कि मोबाइल फोन और अपना वॉलेट जब कोई फरिश्ते आए तो दे दिया था? मिली है ना कराची में? कराची वालों के लिए तो रोजमर्रा की बात है। आते हैं किस CD 7 नहीं, CD 125 पे आते हैं, हम समझ जाते हैं, आवाज सुन के समझ जाते हैं फरिश्ते आ गए, और सुकून से हम उनको चीजें दे देते हैं। वो भी तो कंपलसरी पेमेंट है, देनी है ना, क्योंकि नहीं दोगे तो वो क्या कहेगा? गोली खा। तू नहीं दे रहा है, चल कोई बात नहीं, गोली खा, टेबलेट वाली गोली नहीं। तो आपके पास कंपलसरी पेमेंट है, देनी भी पड़ेगी, मगर गवर्नमेंट नहीं है आगे, इसलिए वो टैक्स नहीं है। वो आके ना बाइक पे आके 2 लोग ये नहीं कहते ये ले नोटिस, ये है तुम्हें नोटिस, चूंकि तुमने हमें पैसे नहीं दिए, नोटिस है अभी दे दे मोबाइल फोन। नोटिस नहीं देते कानून की तरफ से। और आखिरी चीज क्या है बच्चों, कि गवर्नमेंट भी ये काम कब करेगी, कैसे करेगी? अंडर अ लॉ, अंडर अ लॉ। अब मिला के पढ़ो, बन गई टैक्स की डेफिनेशन। खूबसूरत खूबसूरत डेफिनेशन। ऑनलाइन वालों लिख लिया? खूबसूरत। 4 चीजें हैं टैक्स में, चारों इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? कंपल्शन, तो ईदी फाउंडेशन, छिपा, अमन, और वो जो खुले मैदान में खूबसूरत माहौल में खाना खिलाते हैं, 5 स्टार होटल, सैलानी, इन सबको जब हम देते हैं पैसे, पैसे तो उधर भी देते हैं ना, तो वो कंपलसरी नहीं है, तभी वो टैक्स नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? डोनेशन, खैरात, सदका, मगर टैक्स नहीं कहलाता, क्योंकि टैक्स में कंपल्शन है। कंपल्शन का क्या मतलब? अगर नहीं दोगे तो छीन लेंगे, बैंक से पैसे निकाल लेंगे। ओके, कंपल्सरी पेमेंट भाई, पैसे दे, रॉकेट मारना है इंडिया को, तू पैसे देगा तो वो रॉकेट बनेगा। ओके, तू रॉकेट नहीं मारना चाहता इंडिया को, तभी टैक्स नहीं दे रहा, तो भाई इसीलिए पैसे देने पड़ेंगे टैक्स के। सेकंड क्या है? मेड बाय सर्टेन पर्सन्स, ये पेमेंट सब नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट की कलेक्शन है भाई, ये हर कोई नहीं कलेक्ट कर सकता। अंडर अ लॉ आए, कुछ टैक्सेस के नाम लेते हैं। अभी अभी हमने 2 टैक्स के नाम लिए थे। कौन से टैक्स? एक का नाम है इनकम टैक्स, दूसरी का नाम है सेल्स टैक्स। जो सेल्स टैक्स हम पढ़ेंगे वो गुड्स वाला है, क्योंकि सेल्स टैक्स हमारे मुल्क में 2 हैं, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज।
सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हम दोनों टैक्सेस पढ़ेंगे, वो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, प्रोविंशियल टैक्स हमारे कोर्स में नहीं है। ओके, तो ये दो टैक्स पढ़े। और भी टैक्सेस हैं कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो हमारे मुल्क में मेजर टैक्सेस यही है दो जो तुम पढ़ोगे, मेजर, जो टोटल मुल्क के टैक्स का शायद 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट यहाँ से होता है। इतने बड़े ये दो टैक्सेस हैं। इसका मतलब अगर ये दो टैक्स पढ़ लिए, समझ जाओ तुमने टैक्स सीख लिया। इतने बड़े टैक्सेस हैं दोनों, ठीक है। तो बताओ, इनकम टैक्स लगाने के लिए कोई लॉ होना ज़रूरी है कि नहीं है ना? क्योंकि क्या कहा है, लॉ के बगैर टैक्स नहीं लग सकता। ये बात भी लिखी है। कहाँ लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल है जिसका नंबर है आर्टिकल 77। वो कहता है टैक्स लग ही नहीं सकता जब तक कि कोई कानून ना हो। पहले लॉ बनेगा, वो टैक्स लगाएगा तो टैक्स लगेगा। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहें तो टैक्स नहीं लगा सकते। टैक्स लगाने के लिए लाजमी क्या है? किसी लॉ का होना। ओके, तो बताएं इनकम टैक्स को कि इनकम टैक्स में कौन सा लॉ चाहिए। बताओ कौन सा लॉ चाहिए? सर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये लो भाई, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। देख रहे हो, ये है वो सारे मसलों की जड़। ओके, इसके अंदर टैक्स लगाया गया। आप जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो वो लीगल सब्जेक्ट है, इट्स अ लॉ। लीगल स्किल्स चाहिए, अकाउंटिंग की स्किल्स नहीं, लीगल स्किल्स। थोड़ी डिफरेंट, ये डिफरेंट लॉ है, ये बिजनेस लॉ नहीं है, कंपनी लॉ नहीं है, उससे मुख्तलिफ लॉ है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी है। तो इसके लिए ना अकाउंटिंग हेल्प करेगी ना बिजनेस लॉ हेल्प करेगा। इसके लिए अलग स्किल सेट चाहिए जो मैं बता चुका हूँ कि कैसे हम उसको कवर करेंगे। और ऐसे ही बताओ सेल्स टैक्स का कौन सा कानून है? सेल्स टैक्स एक्ट 1990। आई बात समझ? अब हम कौन सा लॉ पहले पढ़ेंगे? कौन सा लॉ पहले पढ़ेंगे? इनकम टैक्स। क्यों पहले पढ़ेंगे? ओ भाई 65 मार्क्स जो लिखे थे तूने, जिसमें ज्यादा नंबर है पहले कर लेना, उसको एंड पे क्यों छोड़ेंगे? और उसकी थ्योरी आखिर में आगे रो रहा होगा तू और बोलेगा सर ये QMS मेरे अंदर डाल दें, मेरे चिप बना दें, इधर कुछ कर दें, मुझसे याद नहीं हो रहा। फिर बोलोगे सर ये छोड़ के जाऊं? ओ भाई ऐसा दिन ही ना देखना पड़े यार, ऐसा दिन ही ना देखना पड़े। डे वन से मेहनत करते हैं ना, क्या कौन सी बड़ी बात है यार, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं कर सके? कर लेंगे, सेट है। आए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस शुरू करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, हम जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स के लिए, उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसको हम इसलिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसलिए कहेंगे कि इससे पहले एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 हुआ करता था और उससे भी पहले एक इनकम टैक्स एक्ट 1922 हुआ करता था। इसका मतलब पाकिस्तान में टोटल टैक्स के 3 इनकम टैक्स के लॉज आ चुके हैं अब तक। एक वो जो रिपील्ड हैं, रिपील्ड का मतलब क्या है? जो खत्म हो चुके, रिपील्ड। और एक वो जो इस वक्त इनफोर्स है, ठीक है, ये इनफोर्स है, ये लीगल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं। इनफोर्स इस वक्त, मैं जब भी कहूंगा कि बताओ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो क्या जहन में आएगा? 1979 या 2001? क्यों? ये इनफोर्स है, इसने इसको रिपील किया, इसने इसको रिपील किया, ठीक है, ये खत्म हो चुके हैं। इस वक्त जो लॉ है, पिछले लॉज के नाम बता दिए तुम लोगों को। 1947 में पाकिस्तान बना तो इनकम टैक्स का लॉ क्या कहलाता था? इनकम टैक्स एक्ट 1922। कब तक चला? 79 तक। क्यों? उसमें आया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। कब तक चला? 2000। ये देखो, ये लॉ इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 2002 तक। इसका मतलब बना 2001 में, इन्फोर्स कब हुआ? चले मुझे आप छोटे छोटे सवालों के जवाब दो। इनकम टैक्स के लॉ का नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कब इन्फोर्स हुआ? कब इन्फोर्स हुआ? 1 जुलाई 2002। बना कब? 2001। तभी उसके नाम में क्या है? 2001। ओके, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े।
चलें अब आज सुने बेटा, आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 आ रहा है। ये अभी तक मैंने आपका ना बेसिस बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 सुने। ऑनलाइन बेटा आवाज सही है, सारी चीजें सही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 बच्चों सुनना। एहसन को आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? कंफर्म कर लो सबके पास आवाज सही है। उमर बेटा मैंने इस पे बात की है, अभी दोबारा करूँगा। जिसको चेंजेस के हवाले से वो क्लास के एंड पे रुके, चेंजेस वाले जो है ना जिनको रुकिएगा, मैं एंड में दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मैंने बातें की हैं। अभी जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए दोबारा रिपीट करूंगा क्लास के एंड पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने क्लास के सेशन पे की हैं। आओ बच्चों, सबसे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्या हर टैक्स लॉ में सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेक्शंस। ओके, मैं तुम्हें बोल दूं, नाम क्या है तुम्हारा? 420। वो कह रहे नुमान में 420। यार तुम हंस रहे हो, हंसने की क्या बात है? 420 में क्या बुराई है? 420 सेक्शन का नंबर है यार। हाँ हाँ, तुम्हें पता है ये सेक्शन है, एक कानून में सेक्शन 420 है। मगर 420 सेक्शन में लिखा क्या है? 420 में लिखा है धोखेबाज। उसकी सजा ये, वो इतना मशहूर हो गया कि हम धोखेबाजी को क्या बोलते हैं? अच्छा दोस्त थोड़ी सी 2 नंबरी करे उसको क्या बोलते हैं? मेरे से सियासत ना कर। तो क्या मतलब सियासत करना क्या होता है? सियासत का 2 नंबरी होती है क्या? मेरे से सियासत ना कर, सियासत ना कर, मेरे से सीधी बात कर। ये क्या मतलब है सियासत का? तो लफ्जों की अलग अलग मीनिंग होती है ना। तो बेटा सेक्शंस जो होते हैं ना, इसके क्लासिफिकेशन होती है ताकि इजी टू फाइंड हो, इजी टू रेफर हो। मैं अगर कभी बात करूंगा 114 सेक्शन 114, अगर मैं बोलूंगा रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है। सेक्शन 120, आपको ये नंबर याद नहीं करना, प्लीज डे 1 से सुन लो। आपको रेफरेंस याद नहीं करने ICAP की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर एबिलिटी तो पैदा करे ना आप पे, कि अगर सवाल में उसने एक चीज डाल दी, क्योंकि इस दफा आएगी सवाल में, देखना कोई ना कोई नंबर तुम्हें नजर आ जाएगा इस दफा, क्योंकि इस दफा वो कंप्लाइंस पूछेगा, और कंप्लाइंस बगैर नंबर के कैसे पूछेगा? तो टेक्नो CL6 1 मंथ बिफोर, वो टेक नाम ऐसा है ना, मैं क्या बनूं नाम उसका, मैंने कहा यार। अच्छा बच्चों, सेक्शन है 2 किस्म के टैक्स लॉ में। सेक्शन कितनी किस्में? 2। कौन सी? सर जी एक को कहते हैं चार्जिंग सेक्शन और बाकी को कहते हैं प्रोसीजरल सेक्शंस। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है? प्रोसीजरल सेक्शंस का मतलब क्या है? अभी समझाता हूं। चार्जिंग सेक्शन का मतलब है वो सेक्शन जो टैक्स इंपोज करे। क्या करे? टैक्स को क्या करता है? ये इंपोज करे। और ये प्रोसीजरल सेक्शंस को मशीनरी सेक्शंस भी कहते हैं। मशीनरी, इसका दूसरा नाम क्या है? मशीनरी। क्यों? मशीन चलाने के सेक्शंस, पूरा स्ट्रक्चर चलाने के सेक्शन। इसमें होता है सर क्या? प्रोसीजर। किस चीज का प्रोसीजर? उस टैक्स को कंप्यूट करने का, उसको पे करने का, उसकी रिपोर्टिंग करने का, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सारे रिमेनिंग सेक्शंस। इन अदर वर्ड्स, जो टैक्स लगा वो कंप्यूट कैसे करेंगे, पे कैसे करेंगे, सारी डिटेल जो सेक्शन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रोसीजरल सेक्शंस। चार्जिंग सेक्शन क्या करता है? टैक्स को इंपोज करता है। प्रोसीजरल सेक्शन क्या करते हैं? प्रोसीजर बताते हैं। क्लियर? ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपका की पॉइंट नंबर 1 ये है कि अब आपका पूरा अब स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, और जो आपके न्यूमेरिकल को भी समझाएगा, जो आपकी थ्योरी को भी क्लियर कर देगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो सेक्शन कौन सा है जिसने इनकम टैक्स इंपोज किया। जिसने इनकम टैक्स इंपोज किया, कोई सेक्शन होगा ना मेरे बच्चों, वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4। क्या है ये? बोलो क्या है? चार्जिंग सेक्शन। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया हुआ है? ये आपके लिए आसानी के लिए इनकम टैक्स, ये आपको करना नहीं है बेटा, किसी ने भी ये टेंशन नहीं लेनी।
ये मैं आपके लिए सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए शो कर रहा हूँ। किसी ने एक्चुअल लॉ को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, खोल के देखोगे तो मना भी नहीं करूँगा, मगर ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, मेरी ये बस मास्टर शीट ये पतली सी कर लोगे ना, पेपर पास है इंशाल्लाह। इससे इतना ही चाहिए, और बाकी जो रिसोर्स मैं अवेलेबल करूँगा आपके लिए। मगर मैं आपके आसानी के लिए, आपके इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कभी कभी मैं यूज़ करूँगा बेयर एक्ट को, आपको शो करूँगा, मगर बेयर एक्ट आपके सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है, आपको नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन कर रहा हूँ आपके लिए। इसमें ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जो FBR की वेबसाइट से मैंने खोला है, ओके। और इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 4, ये देखिए सेक्शन की लिस्ट आ गई। 4 क्या लिखा है? टैक्स ऑन, क्या लिखा है ऑनलाइन वालों? टैक्स ऑन, ये चार्जिंग सेक्शन है। कैसे पता चला चार्जिंग सेक्शन है? कोई अक्लमंद है? सही वाला चीटर, सही से चीटिंग करता हो, कोई अक्लमंद चीटर है मेरी क्लास में, या सारे बेवकूफ़ चीटर हैं? चार्जिंग सेक्शन है, सबूत दो। अब्दुल रहमान, सबूत दो। पढ़ाया तो नहीं है ना अभी मैंने? सबूत दो। लिखा हुआ है यार, ऊपर तो देखो, पीछे नहीं, ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा है? चैप्टर 2 क्या लिखा है? चार्ज ऑफ टैक्स चैप्टर है भाई, वो लिखा हुआ है। इसका मतलब है सामने नजर आ रहा है, चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है। आए बच्चों, चार्जिंग सेक्शन को सिर्फ एक दफ़ा मैं आपको शो करना चाहता हूं, ताकि आज आप जाके ये बोल सको, कसम खा सको कि तुम लोगों ने टैक्स पढ़ा। और अब्बा से बोलो, अब्बा अब टैक्स की टेंशन छोड़ दे, तेरे बच्चे ने टैक्स सीख लिया है, और आज आपके सारे मैटर अब मैं ही देखूंगा। अब्बा कहेगा साइड पे हो जा, तू मरवाएगा मुझे, तेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। ओके भाई, पढ़ो सब सेक्शन 1, ये देखो चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1। सिर्फ पढ़ना ही है, समझना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मैं बैठा हूं ना, छोड़ो। लिखा गया है, लिखा है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर एट द रेट आर रेट्स स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 or 2 of part 1 of first schedule, as the case may be on every person who has taxable income। अब सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के, सोच के। इसको पढ़ा मैंने जल्दी जल्दी, तुम आराम से पढ़ो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये चार्जिंग सेक्शन है, सबूत दो, सबूत दो, ये चार्जिंग सेक्शन है। क्या कमाल की नॉनसेंस बात की है तूने दोबारा, तो मैं दोबारा वही सवाल करूंगा, नया सवाल है, नया जवाब दे। कुछ और पूछा है मैंने यार, सबसेक्शन 1 के अंदर रह के जवाब देना। इधर इम्पोज्ड, हु सेड दिस, हु सेड? शाबाश, क्या बात है चंदा, तू तो हीरा निकला यार, यार हीरा निकला। मैं इसको खामखा सुनाई जा रहा हूँ। नहीं नहीं शाह भाई, इसमें लिखा है इम्पोज, इनकम टैक्स शैल बी, ये है इम्पोज्ड, ये है चार्जिंग सेक्शन। लग गया टैक्स? लगा कि नहीं लगा? टैक्स लगा, लॉ ने कहा ना टैक्स, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट मीट हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन है अब्बा, अब्बा, हर लॉ का अब्बा, क्योंकि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है टैक्स लगेगा तो लगेगा, तो इसीलिए। वालेकुम सलाम। मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करें, निकलने। और थैंक यू सर, आपने बहुत हेल्प आउट किया है। अभी खुदा के हाथ में है जो भी है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चंदा, सॉरी भाई, आपकी क्लास वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन प्रीवियस बैच। और मैंने आपको कहा इससे बाद में मैं मिलूंगा, इसकी मिठाई का मैं इंतज़ार करूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। तो इम्पोज्ड का मतलब क्या है? इम्पोज्ड का मतलब ये है कि टैक्स इम्पोज हो चुका है, हो चुका है ना। चलें, टैक्स इम्पोज हुआ। आपसे पूछता हूं, किस सेक्शन ने इनकम टैक्स इम्पोज किया? सेक्शन 4 ने। चार्जिंग सेक्शन है ना 4। अब आपसे पूछता हूं, किस पे टैक्स लगा? बोलो, सोचो, बताओ टैक्स किस पे लगा है भाई? किस पे लगा? पर्सन पे। ऑन वर्ड इस्तेमाल हुआ है, शाबाश। पर्सन, पर्सन क्यों? ऑन 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 वर्ड की वजह से टैक्स लग चुका है ना। कौन सा पर्सन? एवरी पर्सन। क्या मतलब एवरी पर्सन? नो नो नो, कौन सा पर्सन? जिसके पास, मुझे अब कोई बताएगा? अब सवाल सुनना मेरे, आपका ये चार्जिंग सेक्शन आज का लेसन 1 सीख के जा रहे हो इनकम टैक्स के। टैक्स लॉ में कितने सेक्शन है? कितने टाइप के सेक्शन है? 2। कौन से? चार्जिंग और
प्रोसीजरल या मशीनरी, चार्जिंग क्या करता है? टैक्स लगाता है। कौन से सेक्शन ने इनकम टैक्स लगाया? सेक्शन 4 ने। किस पे लगाया? कौन से पर्सन पे? जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो। है कि नहीं है? आओ जरा ये चार्ट बनाओ, लिखो इसमें इनकम टैक्स इंपोज किया है किसने? इस सेक्शन ने क्या किया है? इंपोज्ड। क्या इंपोज किया इसने? टैक्स। कौन सा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इंपोज किया इसने किस पे? किस पे? पर्सन पे। ओके, पर्सन। कौन सा? जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो। टैक्सेबल इनकम हो, इसका मतलब इनकम दो किस्म की, कॉमन सेंस, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। तो नॉन टैक्सेबल को कहते हैं एग्जेम्प्ट। क्या बोलते हैं उसको? एग्जेम्प्ट। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है? कौन सी इनकम? जो कानून के मुताबिक टैक्सेबल ना हो। तो इनकम कितने किस्म की हो गई? दो। कौन सी? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। तो इनकम टैक्स ने किस टैक्स पे, किस इनकम पे टैक्स लगाया? टैक्सेबल इनकम पे। हर इनकम पे नहीं। कौन सी इनकम? पर्सन भी हर नहीं, इनकम भी हर नहीं। क्यों? पर्सन कौन सा? जिसके पास टैक्सेबल इनकम। आगे गौर से देखो और बताओ, गौर से देखो और बताओ। इनकम अगर है तो फिर अकाउंटिंग पीरियड भी तो हो भाई, ड्यूरेशन भी तो हो। हर महीने, हर क्वार्टर या हर साल? कहाँ लिखा है हर साल? कहाँ लिखा भाई? लिखा है कहीं पे? फॉर, सेकेंड लाइन देखो लेफ्ट साइड पे, फॉर ईच टैक्स ईयर। हो गया भाई टैक्स ईयर। इसका मतलब से क्या है कि टैक्स ईयर। तो बताओ टैक्स दूंगा कितना और कैसे दूंगा वो टैक्स? कहता है उसके लिए टैक्स रेट्स दिए जाएंगे। क्या? टैक्स रेट्स, जो कहाँ गिवन है? फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये है आपके इंटायर कोर्स की 4 बुनियादी कॉन्सेप्ट। इंटायर कोर्स से निकलेगा बेटा, इंटायर कोर्स में से निकाल के दिखाऊंगा इन 4 कॉन्सेप्ट से। बताएं व्हाट आर द 4 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स? पर्सन का होना, पर्सन, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर और टैक्स रेट्स। अब सुनो, पर्सन भी होना जरूरी है, तो हम पर्सन पढ़ेंगे किसको कहते हैं। टैक्सेबल इनकम हम देखेंगे किसे कहते हैं, टैक्स ईयर हम देखेंगे किसे कहा जाता है, और रेट एप्लीकेशन की हम प्रैक्टिस करेंगे कि रेट कैसे लगाते हैं। सपोज कर लो इनकम थी 18 लाख और रेट था 10%। टैक्स कितना बना? 18 लाख टैक्सेबल इनकम और रेट 10%। तो मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी पर्सन की किसी साल के लिए टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? अब चंद बुनियादी बातें सीख लो। इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स है, करेक्ट के इनकरेक्ट? क्योंकि साल कंप्लीट होगा तो हम टैक्स देंगे। इसमें एक्सेप्शंस हैं, इसकी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि साल कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी पहले टैक्स देना पड़ा, मगर रूल ये है कि इनकम टैक्स एनुअल टैक्स है। किस पे है ये? पर्सन पे। ओके, अब एनुअल टैक्स तो है, मगर सर ये टैक्स लायबिलिटी किसी भी बंदे की कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप में से कौन से के अब्बा या अम्मा, मदर या फादर जॉब करते हैं ना? मिसाल ले लो, आज जाके ना उनसे बात करना, बोलना बच्चा लायक हो चुका है, अब आप टैक्स के टेंशन छोड़ दो, मुझे आप दें अपनी साल की इनकम और मैं बताऊंगा टैक्स कितना है। बोल सकते हो ऐसे कम, वो अलग बात है, थप्पड़ पड़ जाए, खैर उनका तो काम है ना। देखो कभी भी माँ बाप का और बीवी का कहा हुआ टेंशन नहीं लेते, उनका हक है बोलना। हाँ, बॉस भी इसमें शामिल है, माँ बाप बीवी बॉस बोले दिल पे नहीं लेते, खैर है कोई बात नहीं, बोल देते हैं। तो अब्बा हाँ बीवी भी, तुझे क्या पता, तू अभी है, तो सब्र तो कर, तू आगे तो आ, जलील होगा हमारी तरह तू भी, तुझे क्या लगता है नहीं होगा, आगे तो हाँ तू। चलो बच्चों, तो ये जो हमने कहा कि जी चार्जिंग सेक्शन है, आपके सामने टैक्स खुल के अब नाच रहा है,
इनकम टैक्स पता चल गया तुम्हें, किस पे लगता है, कब लगता है, क्या क्या लगता है। टैक्स कैलकुलेट करना सीख रहे हो अभी टैक्स कैलकुलेशन कराना सिखा रहा हूं कि यार तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब्बा से क्या पूछोगे, सालाना इनकम बता, हाँ सालाना इनकम बता। वो कहेगा ये तेरी माँ को मैंने आज तक नहीं बताया, तुझे बताऊंगा। अब्बा तेरा ही फायदा है, टैक्स कैलकुलेट मैं करूंगा, वो जो 20,000 रुपये रिटर्न फाइल करने की फी देता है वो बच जाएगी, 5,000 दे देना बच्चे को, 15,000 की बचत है अब्बा तेरे लिए। अच्छा वो कैसे है, तू बाबा बता तो सही तुम्हारा सालाना इनकम कितनी है। रेट सर से पूछ के आऊंगा मैं कल, अगली क्लास में सर रेट दिखा देंगे, बताएंगे रेट क्या है। ओके, तो साल की इनकम क्या बन गई उसकी, टैक्सेबल इनकम। ओके, अब चारों कॉन्सेप्ट देखिए कनेक्ट कैसे हैं। किसका टैक्स निकाल रहे हो बेटा, किस ड्यूरेशन के लिए, समझ आई। टैक्स ईयर कंप्लीट हुआ भाई, आज कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर महीना चल रहा है ना, तो हमें पता होना चाहिए ना कि यार ईयर जो है उसकी बिगिनिंग एंडिंग क्या थी। कोई भी ईयर तो नहीं लेंगे ना। तो सुने, टैक्स में आप सीखोगे, टॉपिक पढ़ोगे। आज के लिए सिर्फ बुनियाद बना रहा हूं, मैंने कहा इससे थोड़ा इश्क तो कराने दो सब्जेक्ट से यार, समझाने तो दो, फिर बाकी चीज़ें भी बताऊंगा कि क्या चेंजेस, क्या चीज़ें, वो बच्चों वाली बातें हैं। तो आओ तो सही मैदान में तो आओ। तो टैक्स ईयर के लिए पढ़ेंगे तफसील में, मगर आज के लिए सुन लो कि टैक्स ईयर 1/7 से स्टार्ट होता है और 30/6 पे एंड होता है। क्या मतलब, जुलाई से जून के पीरियड को टैक्स ईयर कहते हैं। 1 जुलाई से 30 जून तक का पीरियड टैक्स ईयर कहलाता है और उसका नाम है नॉर्मल टैक्स ईयर। ओके, तो आप अब्बा से कौन सी इनकम मांगोगे, अब्बा जुलाई से स्टार्ट कर और जून पे एंड कर, ये 12 महीने मुझे चाहिए, इसकी सैलरी स्लिप निकाल और दे मुझे, तो बताता हूं आपका टैक्स कितना है। मैंने कहा वाह यार क्या बच्चा सीख के है, कमाल हो गया। वो जैसे मुर्गे को नहीं होता पानी मार के लड़ने के लिए भेजते हैं, तो मैं भी तुम्हें पानी मार के भेज रहा हूं ताकि लड़ो। बाप से बोलो पहला टैक्स क्लाइंट तुम्हारा कौन सा होगा, अपना बाप, पहले उसका बेड़ा गर्क करना, बाकियों को बाद में, पहले उससे। तो भाई उसने कहा अच्छा ये ले सैलरी स्लिप, कौन कौन सी बोली तूने, जुलाई से जून। क्यों जुलाई से जून, क्यों, मेरी मर्जी, मैं दूंगा 12 स्लिपें कोई भी। अब्बा ऐसे नहीं चलेगा, टैक्स में एक रूल है। क्या रूल है, टैक्स ईयर का टैक्स निकालना होता है। और टैक्स ईयर किसे कहते हैं बोलो, जुलाई से जून, तो अब्बा वही देना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा ये ले, आपके अब्बा ने ये निकाल के आपको दिया और आप हैरान रह गए कि बाप अब तक झूठ बोल रहा था कि मैं गरीब हूँ। 36 लाख रुपए उसकी इनकम है और तुम्हें वो 2-2 रुपए के लिए ताने मारता था कि पैसे नहीं है। अब क्या करोगे, अब तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, पर्सन बाप, अब्बा है ना जिसकी बात कर रहे हैं, पर्सन बाप, क्या कैलकुलेट कर चुके हो तुम, उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर ली ना तुमने। कैसे, 12 महीने की इनकम जोड़ दी तुमने, सैलरी 12 महीने की उठाई, जोड़ी, टैक्सेबल इनकम है। कितने महीने की जोड़ी, कौन कौन से 12 वाले, कौन से, जनवरी टू दिसंबर, नहीं सर, टैक्स ईयर मैंने लिया, जुलाई टू जून नॉर्मल टैक्स ईयर है अब्बा का, वो लिया। अब क्या चाहिए तुझे, अब क्या चाहिए तुझे, ये चाहिए रेट। अब मैं रेट क्या लूँ, फिक्शनल दे देता हूँ। ओके 10%, ये है रेट, टैक्स रेट। टैक्स रेट कहाँ गिवन है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। सर जी टैक्स रेट इसके एंड पे गिवन है, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन। बेटा ऑल इज ओके, क्या आपके पास सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये को पायलट पे क्यों जा रहा है भाई, रोको ज़रा इसको, मैं रोकूँ, रोक दिया। हाँ भाई बच्चों बताओ, चीज़ें समझ आ रही हैं, ऑनलाइन वालों समझ आ रही है ना। अब मुझे बताओ, रेट गिवन है एंड पे, एंड पे एक टेबल गिवन है, टेबल में देखेंगे इनकम इतनी हो तो इतना झटका, टैक्स देना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का झटका ही तो है ना। आपको बताएं मैक्सिमम रेट कितने % तक जाता है बिजनेसेस के लिए, और नॉन सैलरीड पर्सन के लिए मैक्सिमम रेट 45% है। ये 45% रेट देख के मेरा दिल तो कहता है मैं मुल्क को बोलूं जा, मैं तुझसे नहीं खेलता, मैं तो जंगलों में जाऊंगा, पत्ते पहन के जाऊंगा, मैं तो इधर क्या। 45% रेट है आपके मुल्क में मैक्सिमम, और सैलरीड पर्सन के लिए 35% है। तो 10% अजम्पशन कर लेते हैं। बताएं बेटा टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 3,60,000 रुपये, 360। बेटा मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्लास में आए थे उससे पहले आपने टैक्स का सिर्फ सुना था, अभी आप टैक्स के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हो। आप सबसे पहले टैक्स की एक डेफिनेशन
टैक्स लॉ के बारे में बुनियादी कॉन्सेप्ट आज लेके जा रहे हो। अब मुझे कंक्लूड करने दो, मैं बताऊं आप क्या क्या सीख के जा रहे हो। सबसे पहले मैं रिकॉल करवा रहा हूं और साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। टैक्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज टैक्स? चार चीजें भाई। कौन सी चार चीजें सर जी? चार चीजों में सबसे पहले था कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट को कहते हैं जो के सर्टेन पर्सन्स, जो हम बताएंगे कौन से होंगे, हर टैक्स अलग अलग पर्सन्स होते हैं, पे करते हैं किसे? गवर्नमेंट को अंडर अ लॉ। ओके, इसका मतलब बगैर लॉ के कोई टैक्स। अब जब भी टैक्स का सुनोगे तो क्या पूछोगे? किस कानून ने इसको लगाया? सीख के जा रहे हो ना चीजें, किस कानून ने इसको लगाया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर हमने कहा हर लॉ में दो किस्म के सेक्शंस होते हैं टैक्स लॉ में। पहला, दूसरा चार्जिंग सेक्शन और मशीनरी सेक्शंस। मशीनरी का मतलब प्रोसीजर सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या करता है? टैक्स इंपोज करता है। किस सेक्शन ने इनकम टैक्स इंपोज किया? सेक्शन 4। आपके सामने मैंने कानून खोल के दिखाया, ये देखो जी सेक्शन 4। और उसने क्या कहा था? इनकम टैक्स इंपोज किया जा रहा है किस पे? पर्सन पे। कौन सा पर्सन? जिसके पास टैक्सेबल। कितने ड्यूरेशन की? पूरा साल, टैक्स ईयर की। अमाउंट कितना बनेगा? रेट लगाओगे तो पता चलेगा। तो पर्सन पे साल का कितना टैक्स? टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। ये है इनकम टैक्स का एक छोटा सा आज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आपको पता है? आपका सवाल किस पे बनता है? आपके न्यूमेरिकल किस पे बनते हैं? कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, यही तो सवाल बनता है। इसी को तो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट सिर्फ आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपका लास्ट पॉइंट इसलिए कि ताकि थोड़ा सा और जाके अब्बा को तंग करो और भी सवाल पूछ सको। हाँ, ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर बन जाओ उसको। देखो, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, फिर एंड कर रहा हूँ उसको। बेटा, टैक्सेबल इनकम के लिए ज़रूरी क्या है? ऑनलाइन वालों ऑल इज क्लियर ना यहाँ तक? उमर और बाकी जिन बच्चों ने चेंजेस की बात की है, बेटा रुक जाएं, मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। मैंने क्लास के शुरू में बता दिया है कि मेरी इसके बारे में क्या है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मगर इससे पहले मैं एंड करता हूँ क्लास को, एक पॉइंट बता के फिर आप रुकिएगा, आपको एंड में गाइड करता हूँ। जो मैंने पहले बात की थी वो रिपीट करूँगा, बाकी बच्चे जा सकते हैं क्लास एंड करूँ तो। बस एक पॉइंट सुनिए, टैक्सेबल इनकम पाकिस्तान में 5 क्लासेस, 5 ग्रुप में डिवाइड की गई है। और वो ये हैं: टैक्सेबल इनकम, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये है 5 हेड्स ऑफ इनकम। इन अदर वर्ड्स, जब हम बात करते हैं टैक्सेबल इनकम की, तो टैक्सेबल इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये क्या है? 5 ग्रुप्स। तो इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, टैक्सेबल इनकम इज डिवाइडेड इनटू हेड्स ऑफ इनकम, जो कितने हैं? 5। पहला कौन सा है? सैलरी। दूसरा कौन सा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तीसरा कौन सा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। चौथा कैपिटल गेन्स, और 5 आखिरी अदर सोर्सेज। सुन लो बेटा, यही कोर्स है आपका, जो आपके सामने मैंने लिखा है ना। सैलरी बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा चैप्टर है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिजनेस बहुत बड़ा टॉपिक। कैपिटल गेन, शेयर्स की सेल, कुछ यूजफुल जो एसेट्स हैं उनकी सेल, और अदर सोर्स। तो फर्स्ट हेड में जो कवर होगा हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे। सेकंड में कौन सी इनकम कवर होगी?
थर्ड में कौन सी कवर होगी, फोर्थ में कौन सी इनकम कवर होगी, जो चारों में कवर नहीं हुई वो आखिर वाले में कवर हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आप मुझे ज़रा बताएं ये बात कि जब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे अब बाकी, तो किस कैटेगरी की इनकम है आपके अब्बा की? सैलरी। ज़रूरी थोड़ी सैलरी हो, तो आपका अब्बा तो जॉब करता है, सबके अब्बा जॉब थोड़ी करते हैं, घर पे सब जॉब पे होते हैं, घर पे सब जॉब पे होते हैं, बाहर हो सकता है उसका बिजनेस हो। आई बात समझ? विच मीन्स के अब हम जाएंगे डिटेल में किसकी, टैक्सेबल इनकम की। अगली क्लास में इसके फर्दर ब्रेकअप पे हम जाएंगे तो आपके सामने और खुल के सामने आ जाएगा कि अच्छा, और द नेक्स्ट क्लास में आप इंशाल्लाह, जो कल की क्लास है या नेक्स्ट क्लास एडमिन से मैं पूछता हूँ जब रखते हैं, सुन लो, आप एक्चुअल रियल रेट्स पे टैक्स कैलकुलेट करना सीख लोगे। अगली क्लास में तुम टैक्सेबल इनकम को, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना सीख लोगे, क्योंकि बेस आज मैंने बना दिया। आज आपको समझ आ गई कि किस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन होती है, क्यों चीज़ें कनेक्टेड है कि नहीं है ना? तो क्या आप चार्जिंग सेक्शन को समझ के जा रहे हो? 4 की कॉन्सेप्ट्स कौन से? पर्सन, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर, टैक्स रेट्स, टैक्स किस पे, कितने ड्यूरेशन का, लायबिलिटी कैसे आएगी, रेट लगाएंगे किस पे, टैक्सेबल इनकम में। टैक्सेबल इनकम के हेड्स कितने? 5। कौन से? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, समझ गए? नहीं पढ़ोगे ये मिलेगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, आज के लिए यहीं तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आप में से जिसने बाद में ज्वाइन किया था, मैं आज को जो शुरू से थे क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, मगर जो बाद में आए थे उनके लिए बेटा शुरू में मैंने कुछ बातें की हैं जो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इन डेप्थ को कवर करेंगे। मैंने एक बात बताई थी और बताया था बेटा कि सिलेबस में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस को हम इन डेप्थ देखेंगे। ये देखो सिलेबस में बेटा बहुत सारी चेंजेस आई हैं, पीडीएफ भी शेयर कर दें। जी बेटा ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा आपके साथ। मेरा ये उन बच्चों से सिर्फ ये थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करने का इरादा है जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। मैंने शुरू में आपको बताया हुआ है कि बेटा सिलेबस के अंदर बहुत सारी चेंजेस हैं और उन चेंजेस का ताल्लुक कुछ तो आपके नई स्कीम से है। पहले ये देखो नाम चेंज कर दिया, प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस, ठीक है। ये जिसने सवाल पूछा था तवज्जो कर ले बेटा, अब टैक्स प्रैक्टिसेस नहीं है। प्रैक्टिसेस की वजह से आपका पेपर 90% न्यूमेरिकल बनता था, अब 90% न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल और कंप्लायंस में ये देखो पहले 3 सेगमेंट होते थे, ए बी सी, अब हो गए डी। इसमें चेंज क्या किया गया है, इनकम टैक्स को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है और जो नया काम किया गया है वो कंपोनेंट सी अलग करके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस बना दिया गया है और 10 to 15 मार्क्स इसके लिए रखे गए हैं। ये पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ये इसी हिस्से के साथ होता था तो इस पर अलग से सवाल बनना ना बनना ज़रूरी नहीं था। अब ज़रूरी होगा कि इस पे सवाल बनेगा, कम से कम 10 से 15 नंबर जो इस पे होंगे, ये प्योर थ्योरी और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होंगे। उसके बाद आपका जो एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि सवाल बनने का जो तरीक़ेकार होगा अब कुछ इस तरह होगा, क्या कि आपके पास आ रहे होंगे 3 किस्म के सवालात। अब न्यूमेरिकल अपनी जगह रहेगा, तकरीबन 50 to 60%, 50-55% तक जा सकता है, मगर थ्योरी में जो अब सवाल बनने का होगा वो ये होगा कि प्योर थ्योरी के अलावा अब केस प्रॉब्लम्स की नंबर बढ़ जाएगी। ये क्यों मैं बता रहा हूँ क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम बन चुका है क्या, प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या है कि वेदर टैक्स लॉ कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तो उस पर सवाल बनाने का सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीक़ाकार क्या होता है कि उसमें आपको एक केस प्रॉब्लम दिया जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी बनेगा इस दफ़ा, बहुत ज़रूरी बनेगा इस दफ़ा कि आपको एक नया स्किल सिखाना पड़ेगा जो आज तक हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती थी, और वो है ड्राफ्टिंग के स्किल्स। अब ये बन गए हैं बहुत ज़रूरी, अशद ज़रूरी बन गया है कैफ 2 को पास करने के लिए कि आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लिखना आना चाहिए। पहले सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते थे, नंबर्स और थ्योरी को कवर करते थे, ये सीधी सीधी लिखनी होती थी और इसको तो नंबर्स में कोई मसला ही नहीं होता था। अब आपको चूँकि
केस प्रॉब्लम आएंगे, इसीलिए ज़रूरी हो जाएगा कि ड्राफ्टिंग को भी सिखाया जाए। तो मैंने आपको आज के लिए सिर्फ इतना बताया और फिर मैंने कहा कि हम किस तरीके से इसको कवर करेंगे कि हम आज अगर हमें पता है कि कम से कम भी 40% प्लस इसमें थ्योरी अब आएगी। क्यों? क्योंकि सेगमेंट ही अलग कर दिए गए हैं, तो सवाल तो बनाएगा ही बनाएगा ना उस पर। तो आपके कोर्स के अंदर ये 10 नंबर तक 5 to 10 नंबर थ्योरी होगा, पहला सेगमेंट सीधी सीधी थ्योरी है। उसके बाद आपके इस सेगमेंट में ये जो थ्योरी का पोर्शन आ रहा है, ये कंपोनेंट सी केस प्रॉब्लम या थ्योरी के जरिए 15 नंबर ये है। सेल्स टैक्स भी वैसे 15 नंबर तक थ्योरी होती है, तो 15 और 15 30 और 10 कम से कम, तो 40 नंबर तो पक्के ऐसे हैं जो थ्योरी के आएंगे। तो हमने कहा कि ज़रूरी है कि इस थ्योरी को भी शुरू से ही कवर किया जाए ताकि फिर एंड पे आके आप पे एक पहाड़ ना गिरे। तो इसीलिए हमने एक क्लासेस इवनिंग्स में जो हमारी मेन क्लासेस होंगी, और फिर थोड़ा सा जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो मॉर्निंग की क्लास साइमल्टेनियस स्टार्ट कर देंगे। सपोज करें 4 क्लास मैं इवनिंग में रख रहा हूँ, 2 मॉर्निंग में भी रखूँगा, 3 मॉर्निंग में भी रखूँगा, और मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको कहूँगा कि आप बेशक रिकॉर्डिंग देखें, मैं लाइव पढ़ाऊँगा। फिजिकली आना चाहते हो, घर से देखना चाहते हो, आपकी मर्जी, मगर ये ज़रूरी इसलिए है इस दफ़ा पेपर पास करने के लिए कि आप पे ये थ्योरी का पहाड़ एंड पे ना गिरे। ज़रूरी है मैं आपको डे 1 से पढ़ाना शुरू करूं, और ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो आपको चैप्टर 1 2 3 इनकम टैक्स की थ्योरी, सेल्स टैक्स की थ्योरी ऐसे कवर करा दी जाएगी कि जैसे ही कोर्स एंड होगा तो आपका प्रैक्टिकल भी कवर हो चुका होगा, थ्योरी भी कवर हो चुकी होगी। दैट इज़ दी स्ट्रैटेजी। तो आपको मैंने क्या कहा शुरू में जो बात की थी कि यार अब जो मेहनत है ना इस पर ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप मेहनत करोगे कि नहीं करोगे तो आपने इसका जवाब देना है, ठीक है बेटा। इवनिंग की क्लासेस हमारी, इसका शेड्यूल फिक्स होता है बेटा। नॉर्मली यही क्लास 5:15 5:30 पे क्लास होती है, और उसके बाद जो है आपको ये 4 दिन की क्लासेस मिलती हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम 1 दिन और लगते हैं, बट बहरहाल 4 दिन के अंदर हमारा कोर्स इजीली हो जाता है। केफ की रिमेनिंग नंबर का बता दें कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्कीम 25 के लिए इम्पैक्ट आएगा ओल्ड स्टूडेंट्स पे। बेटा ऑब्वियसली नई स्कीम के तहत टाइम लिमिटेशन है, मगर इसके लिए आपको इंडिविजुअली अपना केस बताना पड़ेगा ताकि हम आपके लिए कैलकुलेट कर सकें। केफ 2 के लेक्चर्स डेली ओवरबर्डन नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे बेटा। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ वो इसलिए ओवरबर्डन नहीं होंगे क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, मगर हम ऐसे नहीं कवर करेंगे कि ओवरबर्डन कर दें। यानी मैं थ्योरी उतनी कवर करूंगा जितनी आप हजम कर सको, और इसको चलाऊंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ताकि थोड़ा थोड़ा करके ड्राफ्टिंग भी सीखोगे, चीज़ें भी याद होंगी बेटा। आराम आराम से चीज़ें लेके चलूँगा। मॉर्निंग की जो क्लासेस होंगी वो बर्डन नहीं बनेंगी आप पे, बल्कि आपके बर्डन को रिलीज़ करेंगी। एंड पे आके आप मर नहीं जाओ, क्योंकि इतना बर्डन आपके ऊपर गिरेगा कि आप उसमें ख़त्म ही हो जाओगे। इससे अच्छा है कि हम इसको शुरू से कवर करें। सऊद आप मुझे एक मैसेज कर दें या एडमिन को मैसेज कर दें, मेरा नंबर बेटा सबके पास होता है, ठीक है। इस पे आप मुझे मैसेज कर दें अपना केस, तो मैं आपको इंशाल्लाह आज ही रात तक रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई। और जो बाकी चीज़ें आपने जो बाद में जो आए थे तो किसको एक दफ़ा दोबारा फातिमा बेटा आपने कोई अगर मैसेज किया तो बेटा अभी डिस्कस कर लो और उसमें यहाँ हाय बोल दो, मैं अभी आपके साथ बेटा रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। आपने कोई मैसेज किया हुआ है बेटा? अगर मैसेज किया हुआ है तो मुझे अभी बताओ बेटा, मैं अभी तुम्हें रिप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास सामने ही फ़ोन है, अगर आपका अर्जेंट है तो भी भेज दो, वरना क्लास के फौरी बाद, ठीक है बच्चों। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले क्लास में आपके पास। और दूसरा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें ताकि शेड्यूल आपको पता चलता रहे क्लास का। पहले क्लासेस इसी तरह होती हैं कि वो शेड्यूल जो है ऊपर नीचे हो रहा होता है, क्योंकि बाकी क्लासेस भी देखनी होती हैं, और फिर ये फिक्स हो जाता है विद इन अ वीक, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट। वालेकुम अस्सलाम।